आईडी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमने किए। जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी किस तरह की सिचुएशन में थी उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस बारे में हमने बात की थी, राइट। फिर सेकेंड चैप्टर में हमने कहा कि 1947 के बाद हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई 1947 में, 1950 से प्लानिंग कमीशन भी काम करने लग गया, फर्स्ट प्लान हमारा फेल भी हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड प्लान हमारा पीसी महालानोबिस जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग माना जाता है, जिनको उन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया और सेकेंड 5 ईयर प्लान से हमारी प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो अचीव होने स्टार्ट हो गए। कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव थे हमारे प्लानिंग के, जैसे कि इक्विटी हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है ना, सेल्फ रिलायंस हो गया, ये सब हमारे लिए, ग्रोथ हो गया, ये सब हमारे लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव थे जो हर प्लानिंग पीरियड के रहे, और कुछ हर प्लान के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी थे। ठीक है, समझ में आया। अब 1950 से 1990 तक का हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, ये चैप्टर 1 में पढ़ा। फिर जब चैप्टर 3 में हमें पढ़ना है वो ये कि 1990 तक चल तो गई इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमी क्योंकि यहाँ पर इतने सालों तक ब्रिटिशर्स के अंडर में रही थी, तो उन्होंने जब 1947 के बाद इकोनॉमी को चलाया तो बहुत ही इनवर्ड लुकिंग प्रोसेस चलाया कि हम सब कुछ खुद करेंगे, सेल्फ रिलायंस था। उन्होंने कोशिश किया कि बाहर की कंट्रीज का कम से कम इंटरफेरेंस हो, तो उन्होंने इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि भाई अब हम नहीं दूसरी कंट्री का इंटरफेयर करेंगे, तो उन्होंने काफी इंट्रोवर्ट पॉलिसीज ली, जिसका नुकसान एंड तक आते आते ये हो गया कि 1990 में हमें दिक्कतें ये आने लग गई कि हमारे पास हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया, ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया, हमारे पे डेप्थ बहुत ज्यादा हो गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए 1991 में NEP आ गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो चैप्टर 3 इज अबाउट लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इस चैप्टर में हम तीनों के कॉन्सेप्ट्स करेंगे कि आखिर इन तीनों में क्या हुआ था, फिर कितना % हमें इनमें रिलीफ हुआ और कितना % हमें यहाँ पे रिलीफ नहीं मिला, मतलब नुकसान रहा, कितना हमने अचीव किया, कितना हमने अचीव नहीं किया। तो हमें प्लस भी करने हैं, हमें माइनस भी करना है, हमें क्रिटिसिज्म भी करना है, और फिर एट द एंड LPG पॉलिसी का ओवरऑल हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि वो कितनी सही रही, पूरी तरह फेल नहीं रही थी। ये बात और है कि एवरी कॉइन हैज 2 साइड, तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ था कि कुछ तो हमने अचीव किया लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ, बट हमने अचीव काफी किया था। ठीक है, ये जो पॉलिसी थी ये हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उन्होंने इतनी बढ़िया पॉलिसी बनाई थी कि बहुत सारी कंट्रीज ने हमारी इस पॉलिसी को कॉपी भी किया था कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी। और इकोनॉमी में 1947 से 1990 तक यानी कि 43 इयर्स में इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी जो NEP आने के बाद विद इन 10 इयर्स ही हो गई थी। अब तो चलो इस पॉलिसी के बाद और भी बहुत कुछ आ गया, लेकिन ये पॉलिसी एकदम इंडिया के लिए वरदान साबित हुई थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहली बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि हमें इस पॉलिसी को लाने की जरूरत पड़ी। देखो कितना कुछ खराब हुआ। नेशनल इनकम वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ ओनली 0.8%। ये डेटा तुम्हें लर्न करना ही करना होगा, क्योंकि MCQs में ये डेटा आने के चांसेस होते हैं, एसोसिएशन रीजनिंग में एंड CUT में भी। ठीक है, तो 0.8% से नेशनल इनकम ग्रो कर रही थी। इन्फ्लेशन रेट 16.8% तक पहुंच गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास सिर्फ 10,000 करोड़ का था, और ये इतना
कम रिजर्व्स रह गए थे, फॉरेन रिजर्व इतने कम थे कि 10-12 दिन के बाद हमारी इकोनॉमी के पास रिजर्व बिल्कुल खत्म हो जाते, इतना ही दिन का रिजर्व बचा था हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस थी। इंडिया हाईली इन डेप्ट कंट्री थी, 30,000 करोड़ का तो इंटरेस्ट देना था पर ईयर। सोचो 30,000 करोड़ का अगर उसे इंटरेस्ट पे करना था तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, और इसीलिए हमारा बीओपी नेगेटिव में जा रहा था। इंडिया के पास जितना भी गोल्ड था मेजर स्टॉक वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास चला गया था। फिस्कल डेफिसिट, अब हम लोग पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट बजट, तो हमें पता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट मींस बोरोइंग्स। तो ये जो बोरोइंग्स हैं वो 7.5% वाज मोर देन, इससे ज्यादा थी। डेफिसिट फाइनेंसिंग 30% तक हमें करनी पड़ रही थी। जब हम आईएमएफ के पास गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए, वर्ल्ड बैंक के पास गए, हमने उनसे कहा कि हमारी सिचुएशन इतनी खराब है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोन दे देंगे। हम बड़े खुश कि मिल जाएगा लोन, बट उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दी। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मिलेगा, आपको कुछ हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी तब हम आपको लोन देंगे। क्या शर्तें थी उनकी? लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि वो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज, ठीक है ना। ये भी बेसिकली प्राइवेटाइजेशन, ये दोनों ही पॉइंट्स प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये तीनों जो हमारे कॉन्सेप्ट है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। कोई भी एक एट ए टाइम काम नहीं करता, तीनों एक साथ काम करते हैं। मतलब अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर से रोल हटाएंगे, यानी कि हम प्राइवेट सेक्टर के रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा रहे हैं, और तो लिबरलाइजेशन भी हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ये फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, ये फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने कहा ये 3 कंडीशन मानोगे तो हम लोन देंगे, और मरता क्या ना करता। इंडिया की हालत इतनी ज्यादा खराब थी, जब आपके पास पता है कि 10 दिन बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, इतनी बड़ी इकोनॉमी लेके बैठे हैं, कहां से हम उनको सरवाइव करवाएंगे। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी इन बातों को मानने के लिए। बट यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो इंटेलिजेंस थी वो काम है, उन्होंने कहा मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन उन्होंने उनको किस तरह से अप्लाई करवाया कि दोबारा हम गुलाम ना बन जाएं बस। क्योंकि देखा जाए तो हमारे यहाँ जितने भी लोगों ने राज किया, शासन किया, वो सब ट्रेड करने ही आए थे। सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, मुगल्स भी ट्रेड करने ही आए थे। जो भी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो पूरी हिस्ट्री में जो भी इंडिया पे शासन करके गया कितने भी सालों तक, वो सभी ट्रेड करने ही आए थे और फिर यहीं बस गए। क्योंकि इंडिया में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमेशा से बहुत ज्यादा थी। ये इकोनॉमी हमारी ज्योग्राफिकली इस तरह के पॉइंट पर है जहाँ पे बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो ऐसे में सब यहीं बस गए। तो लेकिन इस बार ये सोचा हुआ था कि ऐसा नहीं होने देंगे हम, अब नहीं होगा, ऐसा हो गया। हम इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे कि हम सारी बातें माने, ये प्रॉब्लम्स भी फेस करें और उस पॉलिसी को इस तरह से एग्जीक्यूट करें कि अब कोई हमको निचोड़ ना पाए, अब कोई हमारा गलत फायदा ना उठा पाए। और ऐसा हुआ भी। आप आज की डेट में, अब तो तुम इतने बड़े हो कि पिछले कुछ सालों का तुम देख ही सकते हो कि कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं कर पाता, एंड इंडियन स्टूडेंट्स ही सारी डेवलप्ड कंट्रीज के टॉप पोजीशन पे जाके बैठे हैं। वो भी उनके लिए थ्रेट हो चुका है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का रिजर्व हमारे पास आ रहा है, उनके सीक्रेट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको यही लग जाता है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया ने तरक्की बहुत की है। यहाँ पे हम पॉलिटिकल बात अगर कोई ना करे तो इंडिया ने तरक्की बहुत की है, ठीक है, गॉट इट। तो अब हम एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो हमारे एनईपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। देखो ये बहुत आसान है लर्न करना। अगर आपने क्राइसिस ऑफ 1991 अच्छे से कर लिए सारे पॉइंट्स, तो जितने भी क्राइसिस हैं उन पॉइंट्स को पढ़ लो ना, तो तुम्हारे पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि जो क्राइसिस हैं उन क्राइसिस को ही तो
हमें कवर करना है, वही तो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना और प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आना। रिड्यूस एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, ओपन मोर एरियाज फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो तुम्हारे जो क्राइसिस थे और जो IMF वर्ल्ड बैंक ने डिमांड की थी, अगर तुमको वो चीजें अच्छे से पता है तो ऑब्जेक्टिव्स को तुम्हें लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हीं की लैंग्वेज चेंज करके तुम ऑब्जेक्टिव्स में डाल सकते हो। लिबरलाइज इंडियन पॉलिसी, ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश करना है। इफ यू रिमेंबर, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व करके रख दिए थे, याद है? लाइसेंस, परमिट, लाइसेंस, कोटा राज हमने किया था, परमिट लाइसेंस राज। हमने एक कोटा बना दिया था कि ये एरियाज हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही रिजर्व हैं और उनको एक्सपेंशन लेना होगा तो भी लाइसेंस लेना है। अगर आप रिमोट एरियाज में काम करोगे तो आपको सब्सिडीज मिलेंगी। ठीक है, ये सब हमने चैप्टर 2 में किया था। तो उन्होंने कहा हटाओ उन्हें सबको, ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी इसे हटाओ और प्राइवेट सेक्टर को उसमें आने दो। अब कुछ इस तरह के बिजनेस प्लान्स और पॉलिसीज बनाओ कि एनकरेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो ज्यादा हो एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो जाएं। कंसेशंस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें कुछ कंसेशंस दो, ये उनको बेनिफिट दो। लिबरलाइज करो ट्रेड पॉलिसीज। याद है हम लोगों ने टैरिफ और कोटा ये लगाया था कि इंपोर्ट पे टैरिफ ज्यादा लगा देंगे, कोटा फिक्स कर देते कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ही हम इंपोर्ट करने देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी सी टैरिफ ड्यूटीज को रिड्यूस करो। तो चैप्टर 2 में जो कुछ हमने लगाया रिस्ट्रिक्शंस, वो सारी की सारी अब हम एक एक करके हटाने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, एबॉलिश कोटा रिस्ट्रिक्शंस, सेकंड चैप्टर में हमने कोटा लगाया, उस रिस्ट्रिक्शन को अब हटाओ। ठीक है, तो ये मेन हमने किया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इनएफिशिएंसीज थी, हमने उन इनएफिशिएंसीज को यहाँ पे फुलफिल किया। तो हमारे पास जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके मेजर 2 कंपोनेंट्स हैं। कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं? एक तो डिमांड साइड है और एक सप्लाई साइड है। डिमांड साइड क्या कहता है? डिमांड साइड हमारा मैक्रो लेवल पे बात कर रहा है, जबकि सप्लाई साइड हमारा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पे बात कर रहा है। ठीक है, डिमांड साइड हमारा शॉर्ट रन पे बात कर रहा है, जबकि सप्लाई साइड हमारा लॉन्ग रन पे बात कर रहा है। ठीक है, तो डिमांड साइड ये कह रहा है कि हमें ये देखना है कि टू लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल फिस्कल पोजीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो ये कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनको स्टेबलाइज करो। जो भी हलचल मची हुई है हमारी इकोनॉमी में कि प्राइस बहुत गड़बड़ है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करो, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, फिस्कल करेक्शन करो और बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन। ये 3 चीजें अगर हम ठीक करेंगे तो हमारी ओवरऑल सिचुएशन ठीक आ जाएगी। ये शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल ये हमारी सबसे प्रोमिनेंट और सबसे प्रायोरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहले इनको ठीक करो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कंट्रोल करो इन्फ्लेशन को, यानी कि प्राइस को थोड़ा स्टेबलाइज करो, फिस्कल करेक्शन करो, जो हमारा इतनी बोरोइंग्स है, इतना इंटरेस्ट है, उसको कंट्रोल में लाओ कि किस तरह से बोरोइंग्स को कम किया जाए, इंटरेस्ट पेमेंट को कम किया जाए, क्या करें। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को इंप्रूव करो। हम इतना नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट पे चल रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। ये हमारे बिल्कुल प्रायोरिटी है कि इन 3 को खत्म करना जरूरी है, इनको ठीक करना जरूरी है ताकि हमारी जो स्टेबिलिटी आए थोड़ी सी। भाई यही तो करते हैं ना, अगर कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट है, तुम अपने पढ़ने के पॉइंट से देखो, इसको तुम अपने पे समझो। अगर अब तुम सबके फर्स्ट यूटी हो रहे हैं, है ना, सबके यूनिट असेसमेंट चल रहे हैं ना,
ऑलमोस्ट सबके फर्स्ट यूनिट असेसमेंट, किसी के हो गए थे समर ब्रेक से पहले, लेकिन मोस्टली जुलाई में तो सबके ही हैं। ठीक है, बहुत मस्ती काट ली हमने। अब बहुत मस्ती काटने के बाद जब अभी यूटीज दिए तो हमें अपनी असलियत सामने आई। अब क्या करोगे? क्या ऐसे ही छोड़ दोगे? इफ यू आर अ रेशनल स्टूडेंट, आप ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। आप ये देखोगे मेरी सबसे बुरी हालत किसमें है। अब जिसमें मेरी सबसे बुरी हालत है, मैं उस सब्जेक्ट को सबसे पहले टाइम देके वो कंट्रोल में लाएंगे, और जो उसमें मैं सबसे ज्यादा ठीक हूं उसको हम साइड में रख देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमें कंट्रोल में लाने के लिए क्या करना है। मुझे क्लासेस ज्वाइन करनी है, मुझे अपनी प्रैक्टिस आवर्स बढ़ाने हैं, मुझे सिटिंग स्टैमिना बढ़ाना है, व्हाटएवर। तो हम सबसे पहले अपने क्राइसिस मैनेजमेंट में वो चीजों पे फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा खराब है। तो जब 1991 के क्राइसिस आए तो सबसे ज्यादा खराब क्या है, ये सिचुएशन थे 3 पॉइंट्स। एक बार ये 3 पॉइंट्स कंट्रोल में आ गए, फिर हमने लॉन्ग रन की बात सोची। लॉन्ग रन में हम क्या सोच रहे हैं? लॉन्ग रन में हमने ये सोचा, हमने सोचा कि अब हम थोड़ा थोड़ा अपनी इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन तो ले आए, लेकिन अब थोड़ा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करें। हमने जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स में अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किया हुआ है उनको थोड़ा चेंज करें। हमने सोचा कि चलो ट्रेड और कैपिटल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। ट्रेड और कैपिटल रिफॉर्म्स मतलब अपने ट्रेडिंग पैटर्न को चेंज करें। एग्रीकल्चरल इज गुड, एग्रीकल्चरल पे बेस्ड होना अच्छी बात भी है, बट सिर्फ एग्रीकल्चरल पे बेस्ड होके हम टेक्नोलॉजी ना लेकर आए, दैट इज रॉन्ग। सर्विस इंडस्ट्री को करें, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री को ग्रो कराना थोड़ा इजी होता है। इंडस्ट्रियल को ग्रो कराने के लिए हमें बहुत टेक्निक और बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इसलिए हमने अपने पैटर्न को चेंज किया। ट्रेड और कैपिटल फ्लो रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रीरेगुलेशन, ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज जो कि सिक इंडस्ट्रीज थी, जो हमें कुछ प्रॉफिट नहीं दे रही, लेकिन हम चलाए जा रहे हैं। क्यों? अब क्योंकि हमें बंद नहीं करना। हमारे पास एक गाड़ी है, अब एक कार है जो हमारे दादाजी के भी पिताजी के टाइम की है। अब वो तो बिल्कुल ऐसे है कि हमारी एंटीक हो गया, वो तो एंटीक हो गया, लेकिन अब या तो उसके लिए उतनी बड़े बड़े महल जैसे घर भी हो। भाई आपको एंटीक कार जैसा एंटीक रखने के लिए तो फिर जगह भी तो चाहिए। हमारे 2 BHK के फ्लैट्स में तो नहीं पॉसिबल है, जहाँ पे एक से ज्यादा गाड़ी रखनी हो सोसाइटी में तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। अब क्या करेंगे हम कि अब उसको रखने के लिए या तो हम हर महीने सोसाइटी मेंटेनेंस भी अलग से देंगे, एक गाड़ी साफ करने वाला भी देंगे, और फिर उसको स्टार्ट भी करते रहेंगे जिससे कि वो चालू हालत में भी रहे। वरना तो पड़े पड़े जंग आ जाएगी ना, बारिश आया हर बारिश में जंग खा जाएगी गाड़ी, एक दिन बेकार हो जाएगी, खंडर, फिर हमें दुख होएगा। तो उस गाड़ी, और हमारी इतनी इनकम भी नहीं है कि हम उसे सहाया, तो हम हैं बहुत राजा महाराजा, 4 गाड़ी रख लेंगे, 4 लोग डेडिकेट है उस गाड़ी के लिए। भाई है, हम इतना कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है हमारे पास बहुत सारा बड़ा घर जिसमें पूरा है, बहुत बड़ी पार्किंग, देन इट इज ओके। बट नहीं है ना अभी हमारे पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है अभी, ऐसे में हम इंटीक रख रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट? तो वही हमारी इकोनॉमी में हो रहा था कि आपके पास रोटी खाने को पैसे नहीं थे और आप जो है सिक इंडस्ट्रीज को चलाए जा रहे हो, क्योंकि ये फलाना ने शुरू की थी, ढिमकाना ने शुरू की थी। तो उन्होंने कहा खत्म करो सारी उन सिक इंडस्ट्रीज को, बंद करो, डीरेगुलेट करो। फिर पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स। पब्लिक सेक्टर जो मोनोटोनस चले जा रहे थे, रेटेपिज्म पे चले जा रहे थे, पुराने तरीकों से, उनको चेंज करो और उनको प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे लेकर आओ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पे लेकर आओ। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स लाओ, डिसइन्वेस्टमेंट करो, फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स लाओ। ये क्या रिजर्व बैंक को पिताजी बना के रख दिया और वो सबको कंट्रोल किए जा रहा है, जो रिजर्व बैंक ने कह दिया वही होगा जी? नहीं, रिजर्व बैंक को उन्होंने कहा आप गाइड कर जैसे काम करो ना, कंट्रोल क्यों कर रहे हो इतना? जस्ट बी अ फैसिलिटेटर कि हमें सजेशन दो, जहां बहुत गलत है वहां एक्शन लो, बट ऐसे मत करो। तो इस तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करो, ऐसे मत करो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ही ना आ पाए। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ये सारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एबॉलिश, कंट्रोल, एलिमिनेट ब्यूरोक्रेट हर्डल्स एंड रेड टेपिज्म,
लाल फीताशाही, जिससे कि हमारे जो भी पूरा प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रहे और एफिशिएंट रहे, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकें। ठीक है, समझ में आया? ये जो मैंने तुम्हें अभी तक सारा बताया है, यही सारा हम अपने पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट सम अप दे दिया है। अब इसी का हम एक एक पॉइंट डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया?